नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर। आज आपका जो भूगोल का टॉपिक है जनसंख्या भूगोल, उसका 3 लेक्चर मैं ले चुका हूं। आज चौथा लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 लेक्चर और लूँगा, आपका ये टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। दरअसल बात यह है कि आपकी परीक्षा की तारीख जो है आ चुकी है, फॉर्म भी भरा जा रहा है कल से, तो समय बहुत कम है। मैं एक स्ट्रेटजिक के तहत आपको जो है क्लासेज लेना चाहता हूं, ताकि समय से पहले 30 से 40 दिन में आपका जो है लगभग 40 दिन में आपका सिलेबस ख़त्म कर दूं। क्योंकि मुझे पता है मैं इस समय वही पढ़ाऊंगा जो एकदम बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले हैं। आपको बता भी दूंगा, हाँ ये प्रश्न रटना है तो आपको रटना है, 100% वही फंसेंगे। क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे पता है प्रश्न कहाँ से आते हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति क्या होती है, कहाँ गहराई में जा सकता है। तो आप सभी ध्यान से समझेंगे और क्लास को देखेंगे, शेयर करेंगे। एक बार आप भरोसा करिए और हमसे जुड़िए। आपको हम शिखर तक ना पहुंचा दें तो फिर कमेंट बॉक्स खोलें, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं जनसंख्या के सिद्धांत। कल तक हमने विश्व वितरण और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे जनसंख्या के सिद्धांत, जिसमें है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। आज है 1 मई 2026। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आप समझने का ज़्यादा प्रयास कोशिश करेंगे। उसके बाद जहाँ से प्रश्न बन रहा है मैं उसको नोट कराऊंगा। थ्योरी बहुत है, बस थ्योरी को नोट नहीं कराऊंगा। आप समझिएगा मेरे प्रश्न को, और मेरी प्रश्न की जो प्रवृत्ति है मैं उसको बता दे रहा हूँ। माल्थस, पहले इनका परिचय जान लीजिए। माल्थस जो है एक अंग्रेज जो है जनसंख्याविद थे। कौन थे? अंग्रेज अर्थशास्त्री एवं जनसंख्याविद थे, यानी ब्रिटेन के थे माल्थस। ठीक है। इन्होंने अपनी जो जनसंख्या सिद्धांत दिया, इनका जनसंख्या सिद्धांत प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। यह प्रश्न बना है, ध्यान दीजिएगा, शब्द लिखिए। इनका जनसंख्या सिद्धांत मैं लिख दे रहा हूँ, पीवाई क्यू, परीक्षा में पूछा गया है। यह सिद्धांत प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। आपसे प्रश्न बनेगा इनका सिद्धांत कब आया? इनका सिद्धांत आया था 1798 में। आपसे प्रश्न बन सकता है माल्थस कहाँ के निवासी थे? माल्थस इंग्लैंड एंड ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन निवासी, ऐसे लिख लीजिए। माल्थस कहाँ के थे निवासी? ये ब्रिटेन के थे। ठीक। जो छोटा प्रश्न बनेगा आपसे यहाँ बनेगा। पहला प्रश्न आपके यहीं बने, कब आया? 1798 में आया। इस पर आधारित है, प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। एक बेसिक जानकारी थी जो आपको आनी चाहिए। इसको ध्यान से पूरा रट लीजिएगा, पी लीजिए घोर करके, क्योंकि प्रश्न आना ही आना है। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा, एक मिनट, एक इनकी बुक थी, एंड इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इनका एक लेख था। लेख क्या था? एंड इससे ऑन द ऑन दी
एंड इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, ये जो इनका लेख था, इसी लेख में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1798 में दिया था। ये कहते हैं, इनका सिद्धांत कहता है कि भरण पोषण, जो भरण पोषण संसाधन होते हैं, भरण पोषण संसाधनों की अपेक्षा जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि तीव्र होती है। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे संसाधन होते हैं उनमें वृद्धि धीमे गति से होती है, लेकिन उनके अपेक्षा यानी संसाधनों की अपेक्षा जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से होती है। ठीक, क्या कहते हैं? कहते हैं कि भरण पोषण संसाधनों की अपेक्षा भरण पोषण संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि तीव्र होती है। ठीक, दूसरी बात एक आते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो गणितीय दर से होती है। जनसंख्या में वृद्धि जो है वह ज्यामितीय दर से होती है, और संसाधनों में वृद्धि, इनका मेन सिद्धांत यही है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अथवा गुणात्मक दर से होती है। गुणात्मक दर, जैसे 2, 4, 8, 12 ऐसे लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, गुणात्मक दर से होती है। गुणात्मक दर से होती है, जबकि संसाधनों में वृद्धि गणितीय दर से होती है। गणितीय दर या फिर लिख लीजिए समानांतर। एक भी शब्द बदल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समानांतर दर से होती है। समानांतर मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक के बाद 2, 3, 4 ऐसे क्रमिक रूप से, यानी समानांतर मिल जाएगा, गणितीय मिल जाएगा, क्रमिक आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अथवा क्रमिक ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। घुमा घुमा के पूछता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं ज्यामिति लिखेगा, कहीं गुणात्मक लिख देता है। कुछ लोग ज्यामिति में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो जो है गुणात्मक पढ़े थे, ज्यामिति मतलब क्या क्या बला आ गई, तो बला नहीं है, इसी का ये दोनों मतलब एक ही है। ठीक, गुणात्मक मतलब 2, 2 से 4, 8, 36, 12 जैसे गुणक के रूप नहीं बढ़ता है, वैसे बढ़ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है, जबकि संसाधनों में वृद्धि गणितीय दर से होती है। यही इनका मूल सिद्धांत था जो इन्होंने कहा था। ठीक, अब आइए, इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या हमारी है वह 25 वर्षों तक तो जनसंख्या और संसाधन वृद्धि समान होती है। इन्होंने कहा 25 वर्ष तक जनसंख्या एवं संसाधन में वृद्धि समान रूप से होती है, यानी बराबर चलती है। जितना संसाधन बढ़ेगा उतनी जनसंख्या बढ़ेगी। इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में 25 वर्ष को आधार मान लिया। उसके बाद इन्होंने कहा 25 वर्ष के बाद जनसंख्या जो है ज्यामितीय दर से बढ़ने लगती है और संसाधन जो है गणितीय दर से बढ़ने लगते हैं। यदि इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या जो है 200 वर्षों में 25 गुना हो जाएगी, जबकि संसाधन सिर्फ 9 गुना होंगे। और ऐसे ही बढ़ता रहा।
ठीक, सॉरी, एक मिनट। जनसंख्या जो है 200 वर्षों में 256 गुना होगी। ठीक, जनसंख्या जो है 200 वर्षों में 256 गुनी हो जाएगी, जबकि संसाधन मात्र 9 गुना होंगे। यदि 300 वर्षों में कहा जाए तो 300 वर्षों में जनसंख्या 4096 गुना हो जाएगी और संसाधन मात्र 13 गुना होंगे। ये तो आपको समझ में अभी एक मैंने बता दिया, बेसिक समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ इन्होंने कैसे निकाला कि 200 वर्षों में 256 गुना हो रहा है और 300 वर्षों में जो है 4096 गुना हो रहा है। समझिएगा। जनसंख्या, पहले इनको लिख देते हैं। यदि, ये चीज और लिख लीजिए, 0 से लेकर 25 वर्षों तक जनसंख्या एवं संसाधन, जनसंख्या एवं संसाधन समान रूप से बढ़ते हैं, समान रूप से बढ़ते हैं, परंतु इसके बाद 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना हो जाती है, जबकि संसाधन मात्र 9 गुना ही बढ़ते हैं, जबकि संसाधन मात्र 9 गुना ही बढ़ते हैं। अब समझिए, ये 9 गुना 256 गुना कहाँ से आया है। ठीक है, इन्होंने कहा 0 से लेकर 25 वर्षों तक जनसंख्या एवं संसाधन समान रूप से बढ़ते हैं। ठीक, तो 25 वर्ष को इन्होंने आधार मान लिया, क्योंकि दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं 25 वर्षों तक। ठीक, इन्होंने कहा कि जितने भी वर्ष में हमें निकालना होता है कि कितने गुना जो है संसाधन या जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसे हम चक्रों की संख्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चक्रों की संख्या निकालते हैं। n इक्वल टू वर्षों की संख्या बटे 25 वर्ष। ठीक, n इक्वल टू वर्षों की संख्या बटे 25 वर्ष। 25 वर्ष कहाँ से आया? ये जो 25 वर्ष इन्होंने जनसंख्या एवं संसाधन को माना है कि समान रूप से बढ़ते हैं, यहीं से आया, इसलिए इसको 25 वर्ष यानी आधार वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार वर्ष। ठीक, आधार वर्ष कहते हैं। अब मान लीजिए इनके कहने के अनुसार यदि हम 200 वर्षों को लेते हैं, 200 वर्षों की संख्या कितनी है? 200 है, और हम 25 से भाग दे देते हैं इसमें, 25 से कट जाए कितनी बार? 8 बार कट जाएगा। ठीक, अब जनसंख्या जो वृद्धि होती है तो इनके सूत्र से जनसंख्या बराबर क्या होगा? जनसंख्या बराबर n जो है 2 की पावर n होता है। ठीक, जनसंख्या 2 की पावर n और संसाधन जो होते हैं n प्लस 1 होते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं मिटा करके, आपको वहां दिखाई देगा। ऊपर देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। n इक्वल टू हमने कहा वर्षों की संख्या बटे आधार वर्ष। तो यहाँ जो इन्होंने 200 वर्ष वाला बात कही है, हम चेक करते हैं कि यह सही आता है। 200
बटे आधार वर्ष यानी 25, इसे काटेंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, इनके सूत्र में ये एक बात ये थी, इन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि जो होगी, जनसंख्या वृद्धि ये जो होगी ये 2 की पावर n होगी, और संसाधन में वृद्धि जो होगी, संसाधन में वृद्धि ये n+1 हो जाएगी। अब इनके अनुसार हम चेक करते हैं, n बराबर हमारा 8 आया है। ठीक, तो n बराबर 8 आया है, जनसंख्या वृद्धि यहाँ 2 की पावर n यानी 8, 2 की पावर 8 कर रहे हैं, 2 2 2 4 2 8 2 16 2 56 2 56 2 128 128 2 256। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ये जनसंख्या में जो संसाधन में वृद्धि है इसको हम चेक करते हैं। n बराबर 8 आया है, 8 + 1 बराबर 9, यानी संसाधन 9 गुना बढ़ेंगे और जनसंख्या जो है 256 गुना बढ़ेगी। यानी इस सूत्र से ये सही आ रहा है। ये जो सूत्र हमने आपको बताया है, आपको कोई टीचर बताने वाला नहीं, इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाता है, मेरी गारंटी है। मैंने आपको डिटेल में बता दी कैसे आया है। दरअसल ये सिद्धांत है, इसलिए हमने आपको डिटेल में बता दिया ताकि आप अभी विश्वास कर सकें हम पर कि हाँ सर के पास जानकारी है, ये पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। 1 मिनट, हम थोड़ा और नीचे लाते हैं इसको। यदि 300 वर्षों की हम बात करें, मान लीजिए आप कह रहे हैं सर 200 वर्ष है, 300 वर्ष रख लेते हैं। 300 बटे 25 काट दीजिए 5 से, 5 बचे 25, 5 6 30, 5 का 9, 5 पर 12, यानी 12 आ गया। n बराबर कितना आया, 12। अब 2 की पावर 12 कर देते हैं जनसंख्या के लिए, 2 की पावर 12, और संसाधन के लिए करते हैं n+1 यानी कि 12 + 1 बराबर 13। इन्होंने कहा जनसंख्या 2 की पावर 12 करेंगे अगर 4096, 12 + 13, यानी यदि 300 वर्षों की बात की जाए, 300 वर्षों में 300 वर्षों में जनसंख्या 4096 गुना होगी, और जो संसाधन है मात्र 13 गुना बढ़ेंगे। यानी जनसंख्या का संसाधन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आपसे प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे सूत्र दे देगा, ये वाला सूत्र जो मैंने लिखा आप इसको याद कर लेंगे। जब प्रश्न टफ बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, आप इसको नोट कर लेंगे। 100% प्रश्न बनेगा, दे देगा कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार 400 वर्षों में संसाधन कितना बढ़ेंगे और जनसंख्या कितनी वृद्धि होगी। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं आएगा तो आप लिख लीजिए, नहीं निकाल सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। बट कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो है 200 वर्षों में कितनी बढ़ेगी। आप कहेंगे 200 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि 256 गुनी होगी। ये 200 वर्षों के लिए है, लिख लेते हैं। दो 200 वर्षों में, ठीक। 9 गुना भी पूछा गया है परीक्षा में, 256 की 9 गुना भी पूछा गया है। स्टार बना दे रहे हैं हम, आप इसको याद कर लेंगे, पूछा जाएगा 100%। फार्मूला याद कर लीजिए, आपको वर्ष दे देगा, पूछ ले कितना बढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि हमें आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इनके हम जनसंख्या के नियंत्रण पर चलते हैं। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या किए, थोड़ा और डिटेल में है। दरअसल आपका समय जो है बहुत क्रूशियल है, टाइम जो है कम है, तो मैं थोड़ा शार्ट करूँगा इसे। जो जरूरी था मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार जनसंख्या पर बहुत अत्यधिक दबाव पड़ेगा। इन्होंने कहा जब जो संसाधन पर जनसंख्या का बहुत अत्यधिक दबाव पड़ेगा, तो संसाधन पर दबाव पड़ने से क्या होगा कि लोगों में संसाधनों की कमी हो जाएगी,
जब संसाधन की कमी होगी, खाने पीने की होड़ मचेगी, आकार बढ़ेगा, भूखमरी आएगी, तमाम प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी और लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के इन्होंने उपाय बताया। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। पहले कृत्रिम लिख लेते हैं, कृत्रिम उपाय और दूसरा जो है प्राकृतिक उपाय। प्राकृतिक उपाय में क्या होता है, इन्होंने कहा यदि मानव स्वयं से जनसंख्या का नियंत्रित नहीं करता है, यदि मानव स्वयं से जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करता है तो प्रकृति उसे अकाल, भूखमरी, महामारी, बीमारी के रूप में ला करके जनसंख्या को नियंत्रित कर देगी, यानी संसाधन के अनुकूल कर देगी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कि जनसंख्या इन्होंने कहा बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन धीमे से बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में संसाधन पर दबाव बहुत पड़ेगा और संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसलिए मानव क्या करना होगा, संसाधनों के अनुकूल जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा। यदि मानव जनसंख्या का नियंत्रण स्वतः नहीं करता है तो वह अकाल, प्राकृतिक का क्या होगा, अकाल, सूखा, बाढ़, महामारी, बीमारी इत्यादि के रूप में जनसंख्या को प्रकृति क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और कृत्रिम उपाय में क्या कहा, इन्होंने कहा कि स्वतः नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, इन्होंने कहा संयम बरतना चाहिए। संयम यानी कि अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को इस प्रकार कंट्रोल रखें कि हमेशा सेक्सुअली जो है इन्वॉल्वमेंट अपने आप को न रखें, ठीक है, अपने आप पे संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, देर से विवाह करें और परिवार को छोटा रखें, छोटा परिवार, संयम, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह, छोटा परिवार। इन्होंने कहा यदि मानव इन सबको अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रित कर लेता है तो संसाधन जो है उसके लिए उपयोगी होंगे। यदि वो नहीं कर पाता तो प्रकृति नियंत्रित करेगी। प्रकृति का हमने बता दिया कैसे करेगी। इन्होंने एक चीज और कही थी, दरअसल आप सोचेंगे सर माल्थस ने जो आजकल के गर्भ निरोधक हैं, दवाइयाँ हैं, इन सब के जिक्र क्यों नहीं किया, इन सब के तो द्वारा भी मानव नियंत्रित कर सकता है। दरअसल माल्थस जो थे वो धार्मिक थे, वो जो भ्रूण हत्या को अपराध मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इस सिद्धांत में यानी जनसंख्या के नियंत्रण सिद्धांत में इन्होंने इसे इग्नोर कर दिया है। इसी कारण इनकी आलोचना भी हुई है। अभी आलोचना हम जब देखेंगे तो आपको बताएंगे। इनका एक कथन है, कभी कभार बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा जा सकता है, नेट पे भी पूछा जा सकता है। इनका कथन था प्रकृति की खाने की मेज, प्रकृति की खाने वाला खाना, खाने की मेज सीमित लोगों के लिए है, सीमित लोगों के लिए है। यहाँ जो बिना निमंत्रण के आएगा, यहाँ जो बिना निमंत्रण आएगा
बिना निमंत्रण आएगा भूखा मारा जाएगा। ये इनका एक कथन था, आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि यह कथन पूछा गया है, पूछ भी सकता है। ये मालथस थे इसलिए अपने इन्होंने गर्भ निरोधक का जो उपयोग किया नहीं। तो इनका जो सिद्धांत था हमने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। हमने आपसे बता दिया कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, बेसिक से प्रश्न बन सकते हैं। इनका जनसंख्या सिद्धांत था जो हमने उसको बता दिया कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है और संसाधन कैसे बढ़ते हैं, उसका फार्मूला जो निकाला जाता है। अब इनकी आलोचना हम देखते हैं। आलोचना 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 इनकी ये है कि इन्होंने पहला गर्भ निवारक को नजरअंदाज कर दिया। ठीक, मैंने बताया इन्होंने क्यों नजरअंदाज की, क्योंकि ये धार्मिक है। दूसरी इनकी आलोचना थी, इन्होंने वैज्ञानिक तकनीकी तथा जो तकनीकी की और शोध की जो थी उनको इग्नोर कर दिया। दूसरा वैज्ञानिक है तकनीक एवं शोध को शामिल नहीं किया। दरअसल उस समय तक इन्हें ये नहीं पता था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए इन्होंने शामिल नहीं किया था। ठीक, कारण क्या था शामिल नहीं करने का? ये सोचने में असमर्थ थे उस समय कि भविष्य में जाकर के ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ जाएंगे कि बच्चे को, जो बच्चा है या फिर जनसंख्या, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा था, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का आधार जो बताया, काल्पनिक था। वृद्धि का आधार काल्पनिक था। दरअसल इन्होंने अपने ही मन से मान लिया था 25 वर्षों तक जनसंख्या और क्या नाम है संसाधन बराबर चलते हैं, 200 वर्षों में इतनी हो जाती है। फार्मूला तो इन्होंने सही सेट कर लिया है, लेकिन ये जो अपने मन से इन्होंने आधार माना था, ये मनगढ़ंत था, इसीलिए इसको क्या किया गया, आलोचकों ने इनकी आलोचना की। ठीक, इन्होंने काल्पनिक मान्यताएं मानी थी। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के रूप में, जैसे सब प्राकृतिक आपदाएं तो हैं, अकाल, सूखा, बाढ़, जनसंख्या नियंत्रित कर लेगी। तो क्या ये फिक्स है कि जहाँ पर जो है जनसंख्या ज़्यादा है वहीं पर अकाल आएगी, बाढ़ आएगी? ऐसा तो है नहीं, ये तो कहीं भी आ सकती है। तो इनका ये भी आलोचना में आ जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी आ सकती हैं। इन सभी आधार पर इनकी आलोचना की गई। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में इनका सिद्धांत कहीं पर भी लागू नहीं होता है। वर्तमान में इनका सिद्धांत कहीं पर लागू नहीं होता, ध्यान समझिएगा। वर्तमान में इनका सिद्धांत कहीं पर भी लागू नहीं होता है। हमने इस बात को 3 बार बोला है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है किन देशों पर लागू है, कोई कहीं भी नहीं लागू है। अब एक चीज और ध्यान से लिखिएगा, नोट करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। नोट, 1921 से पहले यह सिद्धांत भारत पर लागू होता था। 1921 से पहले यह सिद्धांत भारत पर लागू होता था। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि
एवं खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। ठीक, तो माल्थस का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या का मार्क्सवादी सिद्धांत। आप कार्ल मार्क्स को पढ़े हैं ना, उन्हीं के बारे में। जनसंख्या का मार्क्सवादी सिद्धांत, जनसंख्या का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जो हैं वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? ये जर्मन हैं। पूंजीवाद के कट्टर विरोधी हैं। पूंजीवाद के कट्टर विरोधी, जर्मनी के हैं कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद कट्टर विरोधी हैं। समाजवादी विचारधारा के हैं। समाजवादी विचारधारा के हैं। इनका सिद्धांत 1867 में आया था। थोड़ा हम तेज बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा आपका नज़दीक है, तो थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कब आया था? 1867। ये डेट आपको याद रखनी है, ईयर याद रखनी है आपको। प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स, जर्मनी की पूंजीवाद कट्टर विरोधी, समाजवादी विचारधारा के हैं। ये माल्थस के विरोधी थे। माल्थस के विरोधी थे। माल्थस को स्कूली बच्चा कहा था। माल्थस को स्कूली बच्चा कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इनकी बुक का नाम है, दास कैपिटल। आप सब पढ़ चुके होंगे दास कैपिटल। इनकी बुक है दास कैपिटल। इनका नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इनका नारा क्या था? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। हम यहाँ लिख देते हैं नारा। थोड़ी तेज लिखने में थोड़ा अक्षर जो है गड़बड़ आ रहा होगा, लेकिन आप बोल रहे हैं, आप सुन के लिख लीजिएगा। उनका नारा था दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ये थी बेसिक जानकारी। अब हम इनके सिद्धांत पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो सामाजिक दृष्टि से है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो समाज के आधार पर दिया था। ठीक है, उनके सिद्धांत का आधार, अब ये चीज़ आप लिख लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। उनके जनसंख्या का जो आधार था सामाजिक दृष्टि थी। सामाजिक दृष्टि पर आधारित, सामाजिक दृष्टि पर आधारित है। ठीक, इन्होंने कहा कि जो समाज है वह 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज जो है यह 2 भागों में बटा होता है। एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। कौन कौन सा 2 वर्ग होता है?
एक सेकंड, पेन में थोड़ी स्याही डाल लेते हैं हम। इन्होंने कहा जो समाज है, समाज जो है यह दो भागों में बना होता है। कौन कौन से? अमीर वर्ग और दूसरा होता है गरीब वर्ग। गरीब वर्ग, जो अमीर वर्ग होता है एक गरीब वर्ग होता है। जो अमीर वर्ग होते हैं, जो अमीर वर्ग होते हैं ये संसाधनों के स्वामी होते हैं। जो उत्पादन होता है उनके स्वामी तो यही होते हैं, ये उत्पादन के स्वामी होते हैं। उत्पादन के स्वामी, ये उत्पादन के स्वामी होते हैं। ये पूंजीवाद होते हैं, ये पूंजीवादी होते हैं। पूंजीवादी पूंजीवादी होते हैं। जो गरीब वर्ग होता है, गरीब वर्ग जो है ये श्रमिक वर्ग होता है, या श्रमिक होता है, मजदूर होता है। श्रम को अपनी पूंजी समझता है, श्रम को अपनी पूंजी समझता है। इतना चीज़ आप नोट कर लेंगे। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, उसके बाद हम आपको जो बता रहे हैं वीडियो पॉज करके, या मैं जो बोल लूँगा उसे आप लिख लेंगे, क्योंकि 2-3 लाइन का एक एग्जाम्पल है, उसी से ये सिद्धांत समझ में आपको आ जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो समाज है वो 2 वर्गों में बटा होता है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। गरीब वर्ग जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं, और वो संसाधन जो उनका श्रम होता है वही उनकी पूंजी होती है। अमीर वर्ग जो होते हैं ये संसाधनों के उत्पादन के स्वामी होते हैं, इन उत्पादन पर इनका नियंत्रण होता है। और ये जो अमीर वर्ग होते हैं ये पूंजीवादी होते हैं। इन्होंने कहा पूंजीवादी जो होते हैं ये गरीब वर्गों का शोषण करते हैं। जब गरीबों का शोषण करते हैं, तो जब गरीबों के शोषण के द्वारा उनमें क्या होती है कि गरीबी और बुराइयां उत्पन्न होती हैं। गरीबों के जब अमीर वर्ग शोषण करता है तो इनके मध्य जो है, जो गरीब वर्ग हैं इनमें बुराइयां उत्पन्न होती है, ये गरीब होते जाते हैं, जिससे क्या होता है समाज में पीछे चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो गरीब और अमीर 2 वर्ग हैं, इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझाया। इन्होंने कहा गरीब सोचता है कि यदि हम अकेले पैसा कमा रहे हैं, ध्यान से उदाहरण को समझिएगा, यदि हम अकेले पैसा कमा रहे हैं 20,000 रुपये, यदि हमारे पास 4 बच्चे हो जाए, हमारे पास 4 बच्चे हो जाए तो 20 चौक 80, मान लीजिए हम 5 बच्चे कर लेते हैं, 5 बच्चे हो जाए तो 20 गुणे 5 यानी 1 लाख रुपए, यानी हम तब पाँचों मिलकर 1 लाख रुपए कमाएंगे। उसके बाद वो इसी के चक्कर में 5 बच्चे पैदा करता है। जो गरीब वर्ग होता है इस सोच के साथ हम पाँचों मिलकर 1 लाख रुपए कमाएंगे, अकेले 20,000 कमा रहे हैं, पाँचों मिलेंगे तो 20,000 कमाएंगे, इस सोच के साथ वो 5 बच्चे पैदा कर लेता है। उसके बाद जब वह 15 साल बाद, यानी जब उसके बच्चे युवा होते हैं, तब वह अपने बच्चों को लेकर के जब कंपनी जाता है या फैक्ट्री कारखाने में जाता है, तो कंपनी मालिक क्या कहता है कि हमारे पास जो इतने लोगों को रखने के लिए काम नहीं है। क्योंकि जब गरीब व्यक्ति जो था वो बच्चा पैदा कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि 15 वर्षों बाद टेक्नोलॉजी आ जाएगी, काम जो है मजदूरों के बजाय मशीनें करने लग जाएंगी। अमीर वर्ग क्या करता है, इस समय मजदूरों के बजाय कम मशीनों से काम करवाता है, जो कई मजदूरों के बराबर अकेले काम करती है। तो अमीर वर्ग क्या करता है, यानी पूंजीपति जो होते हैं, कंपनी मालिक जो होते हैं, वह इन सबको नहीं रखते हैं काम पर। वो कहते हैं कि यदि हम इन्हें रखेंगे तो
तो जो आप 20,000 कमा रहे हो अकेले, हम 5-5 हज़ार रुपये दे करके आप सभी को रख लेंगे। यानी कि जो अकेला बंदा 20,000 रुपये कमा रहा था, अब वही 20,000 रुपये 4-5 बंदे मिलकर कमा रहे हैं। यानी इनकी जो उत्पादकता थी, इनकी जो सैलरी थी, इनकी सैलरी में वृद्धि नहीं हुई। कारण क्या था कि इस समय काम जो है मशीनों से होने लगा था और जनसंख्या वृद्धि तो हो चुकी क्योंकि उन्होंने 5 बच्चे पैदा कर लिए और उनकी जो श्रम शक्ति थी, श्रम शक्ति में वृद्धि हुई लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ी। तो इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने, इसी प्रकार जो है जो अमीर वर्ग है गरीबों का शोषण करते हैं, इसी कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। यही इनका सिद्धांत था। इसको आप 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे या अपने तरीके से रिलेट करेंगे, शायद हो सकता हो मैं कनेक्ट न कर पाया हूँ, तो आप 1-2 बार कनेक्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इनका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मार्क्स ने कहा जनसंख्या वृद्धि का कारण पूंजीवाद है। ये कथन पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि का कारण, जनसंख्या वृद्धि का कारण पूंजीवाद है, पूंजीवाद है। कथन किसका है? मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर। पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि कारण किसको बताया? पूंजीवाद को बताया। इन्होंने एक चीज और कहा, गरीबी और आपदा स्वाभाविक हैं क्योंकि वे पूंजीवाद व्यवस्था के बुराइयों के प्रतिफल हैं। गरीबी और आपदा स्वाभाविक है क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था के बुराइयों के प्रतिफल हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के बुराइयों के प्रतिफल हैं। ठीक है, ये था कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। आज हमने 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है कवर कर लिए हैं, कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत और दूसरा जो है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के जो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत में संशोधन करके कुछ विद्वानों ने नव माल्थसवादी सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नव माल्थसवादी सिद्धांत। उसको भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। नव माल्थसवादी सिद्धांत। नव माल्थसवादी सिद्धांत। नव माल्थसवादी सिद्धांत ये कब आया था? यह सिद्धांत आया था 1972 में, 1972 में सिद्धांत आया था। इसके प्रतिपादक जो थे, प्रतिपादक क्लब ऑफ रोम में कई सदस्य थे। कौन कौन थे? मीडोज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, नेट PYQ में प्रश्न पूछा जा चुका है, वहाँ लिख दे रहे हैं PYQ।
PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नौ मात्रात्मक सिद्धांत कब है, किसने दिए था? मीडोज, रेंडर्स, और तीसरे थे बहरेंस, मीडोज, रेंडर्स एवं बहरेंस। ठीक, इन तीनों लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया था। कौन से? नौ मात्रावादी सिद्धांत को दिया था। जनसंख्या एवं खाद्य आपूर्ति पर यह आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आधार था जनसंख्या एवं खाद्यान्न आपूर्ति, जनसंख्या एवं खाद्यान्न आपूर्ति। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि संसाधन सीमित है, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। कथन था कि संसाधन सीमित है, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। ठीक, और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, एक बुक थी इनकी, द लिमिट ऑफ ग्रोथ। वो थी क्या? द लिमिट ऑफ ग्रोथ। ठीक, तो यह था आज का सिद्धांत। आज के सिद्धांत में हमने क्या क्या कंप्लीट किया? माल्थस का सिद्धांत, उनके विरोध में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत और नौ माल्थसवादी सिद्धांत। एक दो जो है वैज्ञानिक और हैं, भूगोलविद और हैं, जिनका जो आप जनसंख्या सिद्धांत देख सकते हैं, सैडलर का एवं डबले का। सैडलर का पूछा है, सैडलर का सिद्धांत। इनमें ज़्यादा कुछ आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा लिखना है। इन्होंने कहा, ये माल्थस के विपरीत थे। इन्होंने कहा कि अधिकतम लोग अधिकतम खुशहाली प्राप्त करने पर जनसंख्या वृद्धि में ठहराव करते हैं। इनका कथन था, अधिकतम लोग अधिकतम खुशहाली प्राप्त करने पर अधिकतम खुशहाली प्राप्त करने पर जनसंख्या वृद्धि में ठहराव करते हैं। यानी जो अधिकतम लोग हैं, यानी जो जनसंख्या है जब अधिक हो जाती है तो अत्यधिक जो खुशहाली प्राप्त कर लेते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि में ठहराव करते हैं। दरअसल ये लोग क्या करते हैं, जब अत्यधिक विकसित हो जाते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं, जो जनसंख्या होती है, जो खुशहाली अत्यधिक प्राप्त कर लेती है, अपनी लग्जरी ऐशो आराम जिंदगी जीती है, तो क्या करती है, वो जनसंख्या में ठहराव चाहती है। यही इनका क्या था, सैडलर का सिद्धांत था। इन्होंने कहा था। डबले कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न में विपरीत संबंध है। एक कथन और है डबले का। डबले का सिद्धांत कहता है, जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में विपरीत संबंध है। ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ।
डबले का सिद्धांत। डबले का सिद्धांत का कहता है कि जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में विपरीत संबंध होता है। जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में विपरीत संबंध होता है। जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में विपरीत संबंध होता है। जो लोग अधिक प्रोटीन वाला भोजन का सेवन करते हैं, जो लोग अधिक प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करते हैं, जो लोग अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करते हैं, उनमें जनसंख्या वृद्धि कम होती है। उनमें जनसंख्या वृद्धि कम होती है तथा जो लोग कम प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करते हैं, उनमें जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में विपरीत संबंध होता है। ठीक, तो ये था जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था, माल्थस का, नव माल्थसवादी, कार्ल मार्क्स, डब्ल्यू एम सैडलर का, हमने आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल के क्लास में जो है एडविन कैनन का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत इसे कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो एक दो सिद्धांत बचेंगे उसको करेंगे, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे प्रवास पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, समझेंगे और हमारी वीडियो को कोने कोने तक पहुंचाएंगे। जो भी हमारा मित्र, भाई, बंधु, बहन नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें और हमें अपना प्यार और स्नेह दें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद क्लास।